गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मानव का परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। परिसंचरण तंत्र होता क्या है? मानव परिसंचरण तंत्र, मानव का परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। परिसंचरण तंत्र तो परिसंचरण तंत्र होता क्या है? परिसंचरण तंत्र होता क्या, कहते किसको है? यह परिसंचरण तंत्र गैसों का विनिमय करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, गैस का विनिमय करता है, उत्सर्जित पदार्थों का कोशिका के वातावरण में ले जाने का कार्य करता है। यह परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। तो इसकी परिभाषा होगी, वो है कि गैसीय विनिमय एवं उत्सर्जित पदार्थों को कोशिकाओं के वातावरण तक ले जाने का कार्य करता है। उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र मतलब गैसों का आदान हमारे शरीर में, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का आदान प्रदान करना या उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका के वातावरण तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसे हम क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। तो परिसंचरण देखिए मित्रों, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा है वो है बंद परिसंचरण तंत्र। अब अपन बात करेंगे कि खुला परिसंचरण तंत्र कहते किसको है? खुला परिसंचरण तंत्र होता क्या है, इसके बारे में हम क्या करें? इसकी डेफिनेशन क्या है? तो खुला परिसंचरण यह तरल ऊतक में प्रवाहित होता है तथा विशिष्ट बंद नलिकाओं में नहीं बहता है। उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे मोलस्का व कीटों में जो रक्त होता है वो मोलस्का व कीटों में खुला बहता है। ये बंद नलियों के अंदर नहीं बहता है, खुला बहता है। तरल ऊतक के रूप में ये प्रभावित होता है। उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। फिर दूसरा है बंद
परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि सघन ऊतक में न बहकर और बंद नलिकाओं में रक्त का प्रवाह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो बंद परिसंचरण तंत्र के डेफिनेशन देखिए। बंद परिसंचरण तंत्र, इसमें सवैनी ऊतक में रुधिर में बहकर बंद नलियों में बहता है, बंद नलिकाओं में बहता है। उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे रेबिट और ह्यूमन, मतलब खरगोश, रेबिट व ह्यूमन मनुष्य, मानव, इसमें क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र कार्य करता है। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र जो रुधिर बहता है वो बंद नलिकाओं में बहता है, वो खुला, वो सघन ऊतक के रूप में न बहकर बंद नलिकाओं में बहता है। अब आता है कि रक्त का संघटन। अब अगला हेडिंग है वो है रक्त का संघटन। रुधिर, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर दो भागों में विभाजित होता है। ये रुधिर है, इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। रुधिर को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है वो है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, तो रुधिर दो प्रकार का होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है और ये दो प्रकार का होता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो हम चर्चा करते हैं प्लाज्मा के बारे में। अब आता है अपने प्लाज्मा। रुधिर के तरल भाग को प्लेज्मा कहते हैं। प्लेज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा मनुष्य के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर 55% पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? इसकी मात्रा 55% है। तो जो रुधिर के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर रुधिर के अंदर 55% प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा पाया जाता है। अब 55% पाया जाता है प्लाज्मा, और इनमें से 90% जल व 10% कार्बनिक
व अकार्बनिक पदार्थ घुलित कोलाइड के रूप में पाए जाते हैं। घुलित कोलाइड के रूप में पाए जाते हैं। रुधिर के अंदर प्लाज्मा होती है, वो 55% प्लाज्मा पाई जाती है। इनमें से 90% जल की मात्रा होती है और 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ घुलित रहता है, वो रहता है कोलाइड के रूप में। आगे बात करते हैं कि कार्बनिक पदार्थ कितना पाया जाता है शरीर में। अब 10% को कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ और कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ के जो प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, वो पाया जाता है 7% से 8%। फिर है कि अकार्बनिक अपघट्य जल कितना पाया जाता है, वो पाया जाता है रुधिर के अंदर 0.9% पाया जाता है। और प्लाज्मा का जो प्रमुख आयन होता है वो होता है सोडियम। प्लाज्मा का प्रमुख आयन होता है वो सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम होता है। अब आगे बात करेंगे 2 नंबर, रुधिर कणिकाएं। हमारे बॉडी में रुधिर कणिकाएं कितने प्रतिशत पाई जाती हैं, रुधिर कणिकाएं होती क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 2 नंबर, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं। अब आता है कि रुधिर कणिकाएं कहते हैं किसको। रुधिर कणिकाएं होती क्या चीज है, रुधिर कणिका है क्या चीज। तो ये प्लाज्मा के अंदर द्रव के रूप में तैरती हुई पाई जाती है, जिस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, रुधिर कणिकाएं। क्या कहते हैं? रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है वो है आरबीसी। क्या है? आरबीसी। दूसरा है वो है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है वो है प्लेटलेट। ये 3 भागों में बांटा गया है। तो हम अभी चर्चा करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी मानव के शरीर में 99% रक्ताणु पाए जाते हैं।
आरबीसी का जो दूसरा नाम है उसे हम रक्ताणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्ताणु। वो ह्यूमन बॉडी में 99% पाया जाता है। दूसरा इसका पॉइंट है, वो किस आकार में पाया जाता है? वो पाया जाता है मानव में आरबीसी केंद्रक रहित वृत्ताकार और उभय अवतल के रूप में पाई जाती है। फिर आता है कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। और आरबीसी की जो पुरुषों में इसकी संख्या होती है, आरबीसी पुरुषों के अंदर कितनी पाई जाती है? पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? वो है, पुरुषों में होती है वो 52 लाख प्रति घन मिमी, और महिलाओं में इसकी जो संख्या होती है आरबीसी की, वो होती है 47 लाख 47 लाख प्रति घन मिमी होती है। अब आगे आता है कि आरबीसी क्या कार्य करता है हमारे शरीर में? आरबीसी तो आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण वो होता है अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। और इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन लाल रंग की होती है, लाल रंजक का होता है। इसको ही आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मतलब रेड ब्लड सेल का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और ये हीमोग्लोबिन के रूप में पाए जाते हैं। और हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, लाल रंजक का होता है। इसका रंग लाल होता है। जब हमारे शरीर में आरबीसी नष्ट हो जाती है, आरबीसी जब मरती है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर आरबीसी जब नष्ट होती है तो आरबीसी कहाँ पर इसका अपघटन होता है? इसका कब्रिस्तान कहाँ पर है? कब्रिस्तान अपन आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहते हैं वो कहते हैं पलिया को। किसको कहते हैं? पलिया। और इसका दूसरा नाम है वो तिल्ली है। दूसरा नाम क्या है? तिल्ली। और ये वह यकृत में भी इसका अपघटन होता है। तो आरबीसी क्या होती है? जब नष्ट होती है तो ये पलिया या तिल्ली में जा
इसका कब्रिस्तान है, वहां जाके इसका अपघटन होता है, मतलब इसको नेस्ट करने का कार्य करता है, वो करता है पीलिया या तिली, या यकृत का क्या रहता है, सपोर्ट रहता है। यकृत का क्या रहता है, सपोर्ट रहता है। और हमारे शरीर के अंदर रुधिर कणिकाएं, जो रुधिर होता है वो 45% पाया जाता है। कितने प्रतिशत पाया जाता है, 45%। और मानव के अंदर जो रुधिर की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है बच्चों, 5 से 6 लीटर होती है। फिर बात करेंगे, यह जब आरबीसी वर्ध होती है, वर्ध होने पर ये नेस्ट हो जाती है, नेस्ट हो जाती, कार्य करना बंद कर देती हैं। तो ये वर्ध आरबीसी होती हैं, ये यहाँ पीलिया और तिली के अंदर यहाँ आती है और यहाँ इसको दफनाया जाता है। इसका कब्रिस्तान कहते हैं, इसको मतलब अपघटन किया जाता है और इसको आरबीसी नेस्ट कर देते हैं। जो वर्ध आरबीसी, मृत आरबीसी होती है, उसको नेस्ट कर देते हैं। फिर बात करते हैं अपन, अब आता है 2 नंबर डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। अब 2 नंबर आता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। तो वयस्क डब्ल्यूबीसी वयस्क मानव में 7,000 प्रति घन मिमी होता है, पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी वयस्क मानव में 7,000 प्रति घन मिमी पाया जाता है। और रक्ताणु व श्वेताणु, रक्ताणु कहते हैं आरबीसी को, श्वेताणु यह कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। और इसकी जो दोनों जो पाए जाते हैं, इसका दोनों का अनुपात होता है, दोनों का अनुपात होता है। वो अनुपात कितना होता है, 600 अनुपात 1 होता है, 600 अनुपात 1 होता है। तो ये 600 अनुपात 1 होता है। और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा व लसिका ऊतक में, लसिका ऊतक में होता है। किसका होता है निर्माण, डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब आगे बात करेंगे कि डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक होता है कणिकाएं में, एक होता है कणिका रहित, अब आता है कणिका में होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। पहला आता है न्यूट्रोफिल, दूसरा है वो है यूनोफिल, तीसरा है वो है बेसोफिल। तीसरा क्या है, बेसोफिल। कणिका रहित होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक केंद्रकाणु और दूसरा होता है वो होता है लसिकाणु।
राशि। तो देखिए बच्चों कि आरबीसी होती है एक्चुअली में जो ब्लड ग्रुप आप पढ़ोगे आगे, तो ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड के ऊपर ब्लड है, रेड सेल ब्लड है। तो ये ऑक्सीजन जो गैसों का आदान प्रदान रुधिर में कैसे होता है, जो हीमोग्लोबिन के साथ में हमारे पूरे बॉडी के अंदर और हमारा बंद परिसंचरण तंत्र, रुधिर का जो सर्कल है वो बंद परिसंचरण तंत्र में प्रवाहित होता है। और आगे हमने बात की है आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल। तो ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन, इसके कारण ये रंग लाल, नहीं तो अनेक प्रकार के रंग पाए जाते हैं ब्लड में। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं पाई जाती है तो रेड के सभी ब्लड में सभी प्रकार के रंग पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रंग पाया जाता है, इसे हिम समूह भी कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, एक तो रक्त को लाल रंजक का बनाता है, दूसरी बात कि ये ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को रक्त के साथ, ब्लड के साथ पूरे शरीर में प्रवाहित करता है, पहुंचाता है, ट्रक के रूप में कार्य करता है। यह ऑक्सीजन ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होके, जैसे अपन कह सकते हैं कि ट्रक है, ट्रक के पीछे बैठ के और पूरे शरीर में काम। अब ट्रक है वो है हीमोग्लोबिन, कौन है, हीमोग्लोबिन। फिर अपन पढ़ेंगे कल ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर। एक्चुअली ब्लड ग्रुप का आज बेसिक नॉलेज थोड़ा दे देता हूँ। हमेशा ब्लड ग्रुप चेकअप करवाना चाहिए। आजकल क्या करते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं कि ब्लड ग्रुप चेकअप न करवा के जब किसी विवाह के अवसर पर जन्म कुंडली देखते हैं, तो एक्चुअली में जन्म कुंडली नहीं देखनी चाहिए, जन्म कुंडली नहीं देखनी चाहिए। ब्लड ग्रुप RH फैक्टरों का जांच करवानी चाहिए, जांच करवानी चाहिए। क्या होता है, ये जो ब्लड ग्रुप के ऊपर निर्भर करता है। जब विवाह हो जाता है उसके बाद में जब संबंध है, तो अब देखो कि महिला का ब्लड ग्रुप अलग, पुरुष का ब्लड ग्रुप अलग, और इसमें भी पॉजिटिव व नेगेटिव ब्लड। तो इसका जो संचय होता है उससे कई प्रकार की बीमारी पाई जाती है। होने वाली संतानों में RH फैक्टर नेगेटिव व पॉजिटिव के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है बच्चों की। इस कारण यह शादी से पहले जन्म कुंडली न देखकर RH फैक्टर या ब्लड ग्रुप का चेकअप करवाना चाहिए। एक आता है HIV, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लड ग्रुप RH फैक्टर। RH फैक्टर होता है वो बहुत खतरनाक बीमारी है। RH फैक्टर होता है वो बहुत खतरनाक, इससे होने वाली बीमारी है वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इस कारण हमेशा ध्यान रखिए कि
जब आप शादी से पहले हमेशा RH फैक्टर की या ब्लड ग्रुप की चेकअप करके समय जन्म कुंडली नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जीवन लाइफ का पूरे जीवन लाइफ चलाना है तो यह बीमारियों से रहित, क्योंकि इसका पहले इंजेक्शन आता है और इंजेक्शन भी लगता है, इससे ठीक होने का चांसेस रहता है। क्या होता है फिर क्या होता है शादी के बाद RH फैक्टर संचय के बाद पॉजिटिव, ये बीमारी होने के बाद उसमें क्या होते बच्चों में फैल गए, बच्चों की मृत्यु, फिर अपन इंजेक्शन लगाते हैं तो वो इंजेक्शन कम काम करता है, क्योंकि जब प्रसव होता है गर्भवती महिलाओं को प्रसव शिशु जन्म लेता है उससे 72 घंटे पहले RH फैक्टर का इंजेक्शन लगवा सकते हैं, उसे शिशु का बचाया जाता है। यदि शादी से पहले यदि अपने को RH फैक्टर पता चल जाता है तो पहले इंजेक्शन लगा देते हैं तो बच्चा बच सकते हैं बच्चों का, और लाइफ टाइम वो बीमारी दूर हो सकती है। नहीं तो यह बहुत घातक बीमारी है, बहुत घातक बीमारी है। धन्यवाद स्टूडेंट। अब कल करेंगे RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप, रुधिर का थक्का बनना, रुधिर की कार्य क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको समझ में आ गया हो। यदि समझ में ना आए तो फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में डालना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स या फोन करके पूछ सकते हो। शाम 9 बजे से रात को 12 बजे फोन पर पूछ सकते हो। धन्यवाद स्टूडेंट।